फर्श पर गिरने वाली पहली चीज सफेद गार्डेनिया के फूलों से भरा एक मिट्टी का बर्तन था। वो सिर्फ गिरा नहीं था, उसे एक ऐसे व्यक्ति के हाथ ने काउंटर से झटक दिया था जिसे कभी नहीं बताया गया था कि उसके गुस्से के परिणाम भी होते हैं। बर्तन टाइल पर टकराकर टूट गया और मिट्टी फर्श पर काले दाग की तरह फैल गई। फिर दूसरा बर्तन गिरा, फिर कांच के फूलदानों की एक कतार एक के बाद एक गिरती गई। ताजे कटे हुए पियोनी के फूलों की पंखुड़ियों में पानी भर गया। लिली से भरी एक बाल्टी बगल में गिर गई, जिससे पानी प्रवेश द्वार पर फैल गया। जब तक अर्जुन मल्होत्रा जाने के लिए पीछे मुड़े, तब तक शर्मा फ्लोरल्स का आधा हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान वहां से गुजरा हो। और इस सब के दौरान ईशानी शर्मा ने कुछ नहीं कहा। वो टूटे हुए काउंटर के पीछे खड़ी रही। उसके दोनों हाथ लकड़ी पर सपाट टिके थे। वो उसे ऐसे भाव से देख रही थी जिसमें गुस्सा नहीं था, उसमें चोट भी नहीं थी। यह उन दोनों चीजों से कहीं ज्यादा शांत कुछ था, और उस खामोशी ने अर्जुन को किसी भी चीखने वाली आवाज से ज्यादा बेचैन कर दिया। वो पीछे मुड़कर देखे बिना दरवाजे से बाहर निकल गया। अर्जुन मल्होत्रा 38 साल के थे और उन्होंने एक दशक का बड़ा हिस्सा मुंबई के क्षितिज को नया रूप देने में बिताया था। उन्होंने सिर्फ इमारतें ही नहीं खरीदी, उन्होंने पूरे मोहल्ले, पुराने थिएटर, नुक्कड़ की दुकानें और छोटे रेस्तरां बदल दिए थे जो पीढ़ियों से एक ही परिवारों का पेट भर रहे थे। अंततः ये सब उनकी कंपनी के नाम वाली ऊंची मीनारों में बदल गया। लोग उन्हें अथक कहते थे, उनका बोर्ड उन्हें दूरदर्शी कहता था, कोई उन्हें दयालु नहीं कहता था, और उन्होंने इस बात पर कभी अपनी नींद खराब नहीं की थी। मल्होत्रा स्क्वायर उनकी उत्कृष्ट कृति होने वाली थी। शहर के केंद्र में $1 अरब का मिश्रित उपयोग वाला परिसर, जिसमें हाई एंड रिटेल और प्रीमियम आवासीय इकाइयां शामिल थीं। इस परियोजना की योजना बनाने में 4 साल और अधिग्रहण करने में 2 साल लगे थे। उस ब्लॉक की हर संपत्ति खरीदी जा चुकी थी। एक को छोड़कर हर मालिक ने हर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे। शर्मा फ्लोरल्स 2 पुरानी ईंटों की इमारतों के बीच ऐसे फंसी थी जैसे किसी चीज ने हटने से साफ मना कर दिया हो। एक हाथ से पेंट किए गए साइन बोर्ड, पुराने लकड़ी के दरवाजे और मौसमी रंगों से भरी खिड़कियों वाली एक छोटी फूलों की दुकान। अर्जुन ने उस जगह कदम रखने से पहले 3 प्रस्ताव पत्र भेजे थे। बाजार मूल्य, फिर 2 गुना, फिर उसका 4 गुना, एक ऐसी राशि जो किसी को भी जीवन भर के लिए आराम दे सकती थी। हर बार ईशानी शर्मा ने मना कर दिया। कोई जवाबी प्रस्ताव नहीं दिया, वकील का पत्र नहीं भेजा, बस एक विनम्र हाथ से लिखा नोट भेजा जिसमें उनकी रुचि के लिए धन्यवाद दिया गया था और बताया गया था कि दुकान बिकाऊ नहीं है। उनके वकीलों ने स्पष्ट कर दिया था, जब तक वो जमीन हासिल नहीं हो जाती, निर्माण शुरू नहीं हो सकता। देरी के हर हफ्ते से निवेशकों को असली पैसा गंवाना पड़ रहा था, और इसलिए अर्जुन ने खुद जाने का फैसला किया क्योंकि उनके अनुभव में जो चीजें उनका विरोध करती थीं, उनका अभी तक पर्याप्त रूप से सामना नहीं किया गया था। जब वो उस सुबह दुकान में दाखिल हुए तो वो वहां के एहसास के लिए तैयार नहीं थे। वह छोटी थी, हाँ, लेकिन खिड़कियों से रोशनी लंबी, गर्म कोनों में आ रही थी, ताजे कटे फूलों की बाल्टियों के ऊपर तैरते धूल के कणों को पकड़ रही थी। वहां की खुशबू सबसे बेहतरीन तरीके से हावी थी, हरी, मीठी और जीवंत। बस एक पल के लिए दरवाजे पर खड़े होकर अर्जुन के सीने में कुछ थोड़ा ढीला हुआ। एक पुरानी याद उभरने की कोशिश कर रही थी। उसने उसे दबा दिया। उसने काउंटर पर अनुबंध रखा और उसे उसकी ओर खिसका दिया। अपनी कीमत बताओ, उन्होंने कहा। जो भी नंबर आपको सही लगे, मैं उसे मान लूंगा। मुझे बस इसका समाधान चाहिए। ईशानी ने अनुबंध की ओर देखा, फिर वापस उनकी ओर। उसकी गहरी आंखें थीं और वो शांति थी जो बहुत समय पहले किसी चीज के साथ समझौता कर लेने से आती है। मैं इसकी सराहना करती हूँ, उसने कहा, लेकिन यह दुकान बिकाऊ नहीं है। हर चीज की एक कीमत होती है, इसकी नहीं। उसकी आवाज नहीं लड़खड़ाई। मेरी दादी ने यह जगह बनाई थी, उन्होंने अपने जीवन के 40 साल इसे दिए। यह मेरे लिए कोई लेन देन नहीं है, यह उनकी एकमात्र चीज है जो मेरे पास बची है। अर्जुन ने महसूस किया कि जिस धैर्य के साथ वह आए थे वह खत्म होने लगा है। आपकी दादी अब नहीं रही, उन्होंने कहा, और जब उन्होंने ये कहा तो वो जानते थे कि यह कितना कठोर लग रहा है। इमारत पुरानी है, मोहल्ला बदल रहा है, चाहे आप चाहें या न चाहें। मैं आपको वो पैसा दे रहा हूं जिससे आप कहीं भी कुछ नया बना सके। मुझे कुछ नया नहीं चाहिए। ईशानी ने धीरे से कहा, मुझे यही चाहिए। उनके भीतर कुछ टूट गया। फिर वो केवल एक भावना नहीं थी, ये कई महीनों की हताशा थी जो एक साथ टकरा रही थी। उन्होंने इंतजार कर रहे निवेशकों, रुके हुए ठेकेदारों और उन परमिटों के बारे में सोचा जिनका समय निकल रहा था। उन्होंने हर उस बाधा के बारे में सोचा जो उनके और उनके निर्माण के बीच खड़ी हुई थी, और कैसे उनमें से हर एक अंततः हट गई थी। बिना पूरी तरह सोचे ही उनके हाथ प्रदर्शन शेल्फ पर घूम गए। बर्तन टूट गए, फूलदान बिखर गए, ठंडा पानी फर्श पर छींटों की तरह गिरा।
वो करते रहे। फूलों की व्यवस्था की एक कतार, खिड़की के पास एक स्टैंडिंग डिस्प्ले। जब तक वो रुके, दुकान तबाह हो चुकी थी और उनकी सांसें तेज थीं और केवल एक ही आवाज आ रही थी, गीली टाइल पर धीरे धीरे लुढ़कता हुआ एक फूल का तना। ईशानी घुटनों के बल बैठ गई। वो रोई नहीं, वो उन पर चिल्लाई नहीं। उसने बस एक एक करके फूल उठाए और उन्हें सावधानी से एक तरफ रख दिया, जैसे कि उसे बाद में उनकी जरूरत पड़ने वाली हो, जैसे कि उसका कल भी दुकान खोलने का इरादा हो। अर्जुन ने उसे काफी देर तक देखा, फिर वो बाहर निकल गए। वो अपनी कार में थे और 3 ब्लॉक दूर पहुंच चुके थे। तब जाकर उनके हाथों का कांपना बंद हुआ। 3 घंटे बाद वो एक अस्पताल के गलियारे में खड़े थे और उन्हें अपने नीचे फर्श खिसकता हुआ महसूस हुआ। अस्पताल की गंध वैसी ही थी जैसी हमेशा होती है, एक ऐसी सफाई जो आपको सुकून नहीं देती। अर्जुन हर मंगलवार और गुरुवार को अपनी मां से मिलने जाते थे। पिछले 2 महीनों से यह एक रस्म बन गई थी, जब से मीरा मल्होत्रा मौत के इतने करीब आ गई थी कि उन्होंने कभी खुद को पूरी तरह से सोचने भी नहीं दिया था। वह 71 साल की थी, तेज दिमाग वाली और वैसी ही जिद्दी जैसी अर्जुन को विरासत में मिली थी। और वो उस अस्पताल के बिस्तर पर इतने समय से थी कि नर्सें उन्हें नाम से जानती थीं और उन्हें याद हो गया था कि वो अपनी चाय कैसे लेती हैं। बीमारी तेजी से बढ़ी थी, डॉक्टरों ने साफ कह दिया था। एक बहुत ही विशिष्ट चिकित्सा प्रक्रिया के बिना और एक ऐसे डोनर के बिना जिसके जैविक मापदंड एक संकीर्ण और असामान्य समूह से मेल खाते हों, वह साल भर जीवित नहीं रह पाएंगी। अर्जुन ने हर उस विशेषज्ञ के लिए भुगतान किया था जहां तक पैसा पहुंच सकता था। उन्होंने अपने पूरे विस्तारित परिवार का परीक्षण कराया था, उनमें से कोई भी अनुकूल नहीं था। खोज शांत तरीकों से सार्वजनिक की गई थी। अस्पताल स्वयंसेवक बोर्ड, चिकित्सा नेटवर्क, गुप्त पहुंच। 3 हफ्तों तक कुछ नहीं मिला और फिर लगभग बिना किसी चेतावनी के कोई सामने आया। एक डोनर, गुमनाम, एकदम सही मैच। प्रक्रिया सफल रही। मीरा धीरे धीरे ठीक हो गई और उन्हें बचाने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रही क्योंकि उस डोनर ने सबसे ऊपर एक अनुरोध किया था। वे पहचाना जाना नहीं चाहते थे। मीरा कभी कभी इस व्यक्ति के बारे में बात करती थी, जुनूनी तौर पर नहीं, बल्कि उस विशिष्ट कोमलता के साथ जो उस व्यक्ति के लिए होती है जिसने एक अजनबी को उसका जीवन वापस दिया हो। किसी ने फैसला किया कि मैं बचाने लायक हूं, वह कहती थी, और वे धन्यवाद सुनने के लिए भी नहीं रुके। अर्जुन को हमेशा ये बात प्रभावित करती थी। उन्होंने निजी तौर पर अस्पताल के प्रशासकों, वकीलों और अपने पास उपलब्ध हर माध्यम से यह पता लगाने की काफी कोशिश की थी कि वो व्यक्ति कौन था और हर बार खाली हाथ रहे थे। उस मंगलवार की शाम वो हमेशा की तरह देर से पहुंचे। जब उनकी मां सो रही थी, वो उनके बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर बैठ गए और फूलों की दुकान के बारे में न सोचने की कोशिश करने लगे। वह सफल नहीं हो रहे थे। गीली टाइल के फर्श पर घुटने टेके ईशानी की छवि उनके पास एक ऐसी जिद के साथ लौट रही थी जो लगभग शारीरिक महसूस हो रही थी। उन्होंने पहले भी चीजें तबाह की थीं, सौदे, प्रतिस्पर्धी, पुरानी इमारतें। इसके बाद उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। एक नर्स डेस्क पर मेडिकल चार्ट अपडेट करने के लिए चुपचाप अंदर आए। उसने एक फोल्डर रखा और मीरा को बिना परेशान किए चली गई। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उस पर नजर डाली। मेडिकल फाइलों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने नजर हटाई, फिर दोबारा देखा। फोल्डर का एक हिस्सा खुला हुआ था। ये डोनर प्रक्रिया का एक फॉलोअप दस्तावेज था। एक प्रशासनिक फॉर्म के साथ नत्थी की गई एक नियमित फाइल और पीछे पहचान सत्यापन के उद्देश्य से एक तस्वीर लगी हुई थी। अर्जुन आगे झुके, उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। वे गहरी आंखें, वह शांत भाव, वो चेहरा जिसे उन्होंने 4 घंटे पहले फूलों की दुकान के फर्श पर चुपचाप घुटने टेके देखा था। ईशानी शर्मा। वो कुर्सी पर इतनी जोर से पीछे हटे कि वो फर्श पर रगड़ खा गई। उनकी मां थोड़ा हिली, फिर स्थिर हो गई। अर्जुन काफी देर तक छत की ओर देखते रहे। जब नज लौटी तो उन्होंने उससे सावधानी से और पेशेवर तरीके से पूछा कि वो दस्तावेज क्या था। वह झिझकी, फिर बताया कि फोटो एक मानक पोस्ट प्रक्रिया पहचान फाइल का हिस्सा थी। डोनर एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी असंबंधित काम से अस्पताल आया था। उसने चिकित्सा कर्मचारियों को एक ऐसे रोगी के बारे में चर्चा करते सुना था जिसे एक विशिष्ट डोनर प्रकार की असामान्य आवश्यकता थी। उस समय अस्पताल चुपचाप इच्छुक लोगों के लिए स्वैच्छिक संगतता जांच चला रहा था। बहुत कम लोगों ने स्वेच्छा से काम किया था। इस महिला ने किया। मैच की संभावना बहुत कम थी। नज ने एक विशिष्ट प्रतिशत का उपयोग किया जिसे अर्जुन याद नहीं रख सके क्योंकि उनका दिमाग आगे बढ़ना बंद हो गया था। सभी तार्किक संभावनाओं के विपरीत ईशानी एक आदर्श मैच थी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के प्रक्रिया के लिए सहमत हो गई थी। उसने किसी भी प्रकार के मुआवजे से इनकार कर दिया था। उसकी एकमात्र शर्त, जिसे दृढ़ता से और लिखित रूप में रखा गया था, ये थी कि रोगी और रोगी के परिवार को कभी न बताया जाए कि वो कौन थी। उसने कहा। नज ने लगभग कोमलता से बताया कि उसे कृतज्ञता नहीं चाहिए। वो बस चाहती थी कि कोई जीवित रहे,
नर्स के जाने के बाद अर्जुन काफी देर तक उस अस्पताल के कमरे में बैठे रहे। उन्होंने अपनी माँ के बारे में सोचा। उन्होंने उस दिन के बारे में सोचा जब उन्हें फोन आया था कि डोनर मिल गया है। जिस तरह उन्होंने पार्किंग गैराज में अपने चेहरे को अपने हाथों में दबा लिया था और खुद को राहत के साथ बिखरने दिया था। उन्होंने इस तथ्य के बारे में सोचा कि शहर के किसी कोने में एक महिला बिना किसी को बताए एक अजनबी के लिए चिकित्सा प्रक्रिया से गुजर रही थी और फिर अगली सुबह घर आकर अपनी फूलों की दुकान की खिड़की में फूल सजा रही थी। उन्होंने उन फूलदानों के बारे में सोचा जिन्हें उन्होंने उसके काउंटर से गिरा दिया था। उन्होंने उस तरीके के बारे में सोचा जिससे वो फर्श पर घुटने टेक कर एक एक करके तने उठा रही थी। पछतावा पहले धीरे धीरे आया, फिर अचानक सब पर हावी हो गया। अर्जुन मल्होत्रा ने हर कमरे में सबसे निर्णायक व्यक्ति होने पर अपना करियर बनाया था। वह तेजी से फैसले लेते थे और उनके पीछे खड़े रहते थे। वह खुद पर संदेह नहीं करते थे। उन्हें स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं थी। ये केवल दिखावा नहीं थे। ये ताकत कैसे काम करती है और इसके लिए क्या चाहिए, इसके बारे में गहरी धारणाएं थीं। लेकिन उस अस्पताल के कमरे में उस महिला के पास बैठकर जिसकी जान उसी महिला ने चुपचाप बचाई थी, जिसे उन्होंने अपमानित करने की पूरी कोशिश की थी, उस सुबह की उनकी हर धारणा कमजोर और खराब बनी हुई महसूस हुई। उन्होंने अपना फोन निकाला। वो कुछ देर उसे हाथ में लेकर बैठे रहे, फिर उन्होंने उसे रख दिया। कुछ चीजें फोन पर नहीं संभाली जा सकती थीं। वो अगली सुबह फिर दुकान पर गए। दरवाजा पहले से ही खुला था। नुकसान बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था। अर्जुन को आधी उम्मीद थी कि वो रात भर में जगह को बंद कर देगी या कम से कम खिड़की पर कोई साइन लगा देगी। इसके बजाय जब वे पहुंचे तो ईशानी फर्श पर झाड़ू लगा रही थी, टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के आखिरी टुकड़ों को डस्टबिन में इकट्ठा कर रही थी। उस व्यक्ति के व्यवस्थित ध्यान के साथ जिसने पहले ही आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था, चाहे वो कैसा भी महसूस कर रही हो। दरवाजा खुलने पर उसने ऊपर देखा। उसके हाव भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। उसने बस उन्हें देखा। अर्जुन ने रास्ते में कुछ तैयार किया था। जो उन्होंने खोजा था उसका एक सावधानीपूर्वक नपा तुला स्पष्टीकरण, उसके बाद एक ईमानदार माफी और उसके बाद उसे ठीक करने का एक ठोस प्रस्ताव। वह व्यवस्थित बातचीत में माहिर थे। वे उन्हें परिणामों के नियंत्रण में रखते थे। उन्होंने वो व्यवस्था तुरंत खो दी। मैं कल रात अस्पताल में था, उन्होंने कहा। मेरी माँ के अस्पताल में? वो रुके, फिर शुरू किया। वहाँ एक फाइल थी, एक डोना फाइल। मैंने आपकी तस्वीर देखी। ईशानी ने झाड़ू दीवार के सहारे रख दी। एक पल के लिए दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने खिड़की की ओर देखा और वो देख सकते थे कि वो जवाब देने का तरीका सोच रही थी। सदमे से नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज के साथ जो इस्तीफे, स्वीकारोक्ति जैसी लग रही थी। जैसे वो किसी स्तर पर जानती थी कि यह बातचीत अंततः उस तक पहुंच जाएगी। मुझे इसे नहीं देखना चाहिए था, अर्जुन ने कहा। यह एक दुर्घटना थी, लेकिन मुझे आपको यह बताने की जरूरत है। मुझे आपको यह समझाना होगा कि मैं जानता हूं कि आपने क्या किया और मैं जानता हूं कि मैंने कल क्या किया। और वे दो चीजें किसी भी तरह से मेल नहीं खाती हैं जो मुझे उस चीज के अलावा कुछ और दिखा सके जो मैं वास्तव में था। ईशानी ने अपनी बाहें ढीली तरह से अपने सीने पर सिकोड़ लीं। आप नहीं जानते थे, उसने कहा। यह उसे ठीक नहीं करता। नहीं, वह सहमत हुई। यह नहीं करता। उन्होंने दुकान के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने उससे कहा कि वो हर मरम्मत, हर प्रतिस्थापन, हर तने और बर्तन और डिस्प्ले केस का खर्च उठाएंगे। उन्होंने उससे कहा कि वे नुकसान की भरपाई से कहीं अधिक भुगतान करेंगे। उन्होंने उससे कहा कि विकास को फिर से डिजाइन किया जा सकता है, कि उन्हें अभी यकीन नहीं है कि कैसे, लेकिन वे परियोजना को उसके जाने की आवश्यकता के बिना काम करने का रास्ता खोज लेंगे। उसने ये सब सुना। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। उन्होंने जवाब देना शुरू किया और उसने एक हाथ उठा दिया। मैंने तुम्हारी माँ को इसलिए बचाया क्योंकि किसी को बचाने की जरूरत थी, उसने कहा। इसलिए नहीं कि वो कौन थी। मुझे उस समय नहीं पता था कि वो कौन थी। मुझे बस इतना पता था कि उसे मदद की जरूरत थी और मैं देने की स्थिति में थी। बस यही एकमात्र कारण है। वो रुकी। और आपने कल जो किया वो गलत था, लेकिन मुझे इसके मुआवजे की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि आप इस जगह को अकेला छोड़ दें। अर्जुन चले गए और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्हें पेशेवर रूप से जानने वाले लोगों को वास्तव में भ्रमित करने वाला लगा। उन्होंने योजना बदल दी, थोड़ा बहुत नहीं, मामूली बदलावों के साथ नहीं। उन्होंने उसी दोपहर अपने मुख्य वास्तुकार, आर्किटेक्ट, को फोन किया और उनसे कहा कि मल्होत्रा स्क्वायर के नक्शे को संशोधित किया जा रहा है। शर्मा फ्लोरल्स का हिस्सा अब अधिग्रहण का हिस्सा नहीं था। डिजाइन को इसके चारों ओर फिर से तैयार करना होगा। उनके वकीलों ने उनसे कहा कि इससे उन्हें नुकसान होगा। उनके निवेशकों ने तीखे सवाल पूछे। उन्होंने उन सभी को एक ही जवाब दिया, ये पहले ही तय हो चुका है। 6 महीने बाद शरद ऋतु की शुरुआत में एक साफ सुबह मल्होत्रा स्क्वायर खुला।
मीनारें बिल्कुल वैसी ही भव्य थी जैसी उन्होंने कल्पना की थी। आंगन के फव्वारे पूरी तरह से चल रहे थे। रेस्तरां हफ्तों पहले से बुक हो चुके थे। पत्रकारों ने नदी के उस पार से क्षितिज की तस्वीरें लीं और परिसर को एक मील का पत्थर कहा। और प्लाजा के बिल्कुल केंद्र में उस पूरे स्टील, कांच और इरादे से घिरा हुआ, हाथ से पेंट किए गए साइनबोर्ड, खिड़की के बक्सों और सुबह की हवा आने देने के लिए खुले हुए लकड़ी के दरवाजे वाली एक छोटी सी इमारत खड़ी थी। आर्किटेक्ट्स ने दुकान के प्रवेश द्वार से पैदल यातायात को आकर्षित करने के लिए पूरे आंगन के लेआउट को फिर से डिजाइन किया था। प्लाजा सचमुच इसके चारों ओर मुड़ता था। कई आलोचकों ने अपने लेखों में डिजाइन की पसंद पर ध्यान दिया, इसे असामान्य और शांत रूप से दिलचस्प बताया। अर्जुन ने कभी नहीं बताया क्यों। उद्घाटन के दिन मीरा आई। वो आंगन में अर्जुन की बाह थामकर धीरे धीरे चलीं। उन्होंने उसे कहानी का एक हिस्सा बताया था, पूरी नहीं, अभी नहीं, इतना कि वो दुकान में कदम रखने से पहले समझ गई थी कि ईशानी कौन है। दुकान के अंदर मीरा ने उन फूलों को उस व्यक्ति के इत्मीनान से देखा जिसने सीखा है कि सुंदर चीजों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर उनकी नज़र काउंटर की ओर गई जहां एक फ्रेम की हुई तस्वीर रखी थी। सफेद बालों वाली और स्पष्ट गर्मजोशी वाले भाव वाली एक बुजुर्ग महिला के साथ छोटी ईशानी। मीरा बिल्कुल स्थिर हो गई। यह मिसेज शर्मा है, उन्होंने कहा। अर्जुन ने उन्हें देखा। मीरा धीरे धीरे तस्वीर से हट गई और जब वो दोबारा बोली तो उनकी आवाज बदल गई थी, धीमी और अस्थिर, जिस तरह केवल पुरानी यादें ही आवाज को बना सकती हैं। उन्होंने उसे कुछ ऐसा बताया जो उन्होंने पहले कभी नहीं कहा था। दशकों पहले, जब अर्जुन के पिता की कम उम्र में मृत्यु हो गई थी और उनके पास लगभग कुछ नहीं बचा था, तब उन्होंने सर्दी का एक ऐसा दौर देखा था जिसने उन्हें लगभग निगल लिया था। एक दोपहर वह फुटपाथ पर ठंड और थकावट से गिर गई और जिस महिला ने उन्हें पाया, जो उन्हें अंदर ले गई, उन्हें खाना खिलाया, उनके साथ बैठी और उन्हें वापस भुगतान करने के हर प्रयास से इनकार कर दिया, वो एक छोटी फूलों की दुकान की मालकिन थी। जब मीरा उस दिन वहां से जाने लगी तो उस महिला ने उनके हाथों में एक छोटा गुलदस्ता थमाया और कहा, दयालुता हमेशा वापस आती है। अर्जुन ने ईशानी की ओर देखा। ईशानी काउंटर के उस पार से सुन रही थी। वो हैरान नहीं दिखी, वो लगभग राहत महसूस कर रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी बात आखिरकार सुलझ गई हो। उन्होंने मुझे ये कहानी कई बार सुनाई थी, ईशानी ने कहा। जब मैंने अस्पताल में आपकी माँ का नाम सुना तो मैंने उसे पहचान लिया। उसने सबसे नज़दीकी सजावट में एक तने को सीधा किया, अपने हाथों को व्यस्त रखने के लिए कुछ। ये दान नहीं था, ये बस उस चीज को लौटाना था जो बहुत समय पहले दी गई थी। मीरा एक पल के लिए नहीं बोली। फिर उन्होंने काउंटर पर एक गुलदस्ता रखा, जिस तरह आप पूरी नीयत से सावधानी से कुछ रखते हैं। तुम्हारी दादी ने यहाँ कुछ बोया था, उन्होंने कहा, बहुत समय पहले। ईशानी मुस्कुराई। छोटी और सच्ची, फूल हमेशा फिर से खिलते हैं। बाहर खिड़की के माध्यम से अर्जुन अपने प्लाजा, मीनारों और फव्वारों को देख सकते थे और उन लोगों को देख सकते थे जो उस जगह से गुजर रहे थे जिसे डिजाइन करने में उन्होंने सालों बिताए थे। सब कुछ वैसा ही जैसा उन्होंने सोचा था। और एक चीज और, उस सबके केंद्र में खुला हुआ एक छोटा लकड़ी का दरवाजा। पहली बार वहां की सबसे छोटी इमारत का सबसे ज्यादा मतलब था, क्योंकि वो मुनाफे पर नहीं बनी थी, वह पीढ़ियों की दयालुता पर बनी थी। यदि कहानी आपके साथ रही तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे याद दिलाने की आवश्यकता है कि दयालुता की याददाश्त हमारी सोच से कहीं अधिक लंबी होती है। और यदि आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ऐसी ही और कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।